अगर सूरज की तरह उगना है तो रोज जलना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चैनल चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, यूनेस्को और यूनिसेफ में क्या अंतर है। ये एक अंतरराष्ट्रीय ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी इकाइयां हैं जिनके अंतर को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी हाल के दिनों में कैलाश सत्यार्थी बहुत चर्चाओं में रहे, क्योंकि यूएनओ के नेतृत्व में जो एसडीसी, जो अभी हमारे एसडीजी गोल बनाए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लिए लक्ष्य बनाए गए, उसके तहत कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। ऐसे प्रश्नों में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं वहां पर आज ये जो चर्चा कराने जा रहा हूं, ये इसी यूनेस्को और यूनिसेफ में कराऊंगा मैं आपको। और मैं आपको ले चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म, इसी पढ़ाई की पंचायत पर। यही मैं आपसे बात करूंगा, पढ़ाई की पंचायत पर। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। मैं बताऊंगा आपको यूनेस्को यूनिसेफ में क्या अंतर है, और ये दोनों संस्थाएं हाल के दिनों में कुछ चर्चाओं में रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये यूनेस्को मैंने संक्षिप्त में लिखा है यहाँ पर, और यूनिसेफ मैंने संक्षिप्त में लिखा है। यूनेस्को का मतलब होता है यहाँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने हिंदी में लिखा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। यहाँ पर आपके यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, पुनः बोल देता हूं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये वाला इमरजेंसी फंड है। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये दोनों संस्थाएं, ये यूएनओ की इकाइयां हैं, यूएनओ की एजेंसियां हैं। तो आप जानते होंगे यूनेस्को के 6 अंग हैं, और यूनेस्को कुछ एजेंसियां जिनके माध्यम से यूनेस्को कार्य करता है, यूएनओ काम करता है। आप देखते होंगे यूएनओ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे समाप्त हुआ, तो आप जानते हैं एक अंतरराष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में, इसका नाम यूएनओ है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्तर पर शांति सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसी की ये दोनों एजेंसियां हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपके कि यूनेस्को यूनिसेफ में क्या अंतर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो यूनेस्को है, ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर शैक्षणिक यानी शिक्षा जगत में, और वैज्ञानिक क्षेत्र में, और सांस्कृतिक स्तर पर यानी कल्चरल लेवल पर बहुत बड़े कार्य करती है। वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर, चाहे शैक्षिक शिक्षा का जगत हो, चाहे विज्ञान का जगत हो, चाहे सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, इनके लिए कौन कार्य करती है? यूनेस्को कार्य करती है। आपके दुनिया का कोई भी देश अगर शिक्षा के स्तर पर कमजोर है या कमजोर हो चला है, तो उसके विकास के लिए कार्य करेगी, वैज्ञानिक जगत की उन्नति के लिए काम करेगी संस्था, और कल्चरल स्तर पर जो प्लेसेस हैं, स्थान है, साइट्स हैं, कुछ ऐसी धरोहर हैं, अगर उन राष्ट्रों में कमजोर हो रही है तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बचाने के लिए यूनेस्को कार्य करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसी प्रकार से यूनिसेफ एक अन्य एजेंसी है यूएनओ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर ग्लोबल लेवल पर बाल आपात कोष, अर्थात बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के पुनरुद्धार के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यदि कोई है तो यूनिसेफ है, जो कि यूएनओ की एक एजेंसी है। दोनों ही यूएनओ की एजेंसी हैं, मैंने बताया ये दोनों के संक्षिप्त रूप हैं, यूनेस्को और यूनिसेफ, और इनका विस्तृत रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। यूनेस्को आएगा तो विस्तृत रूप बताएंगे, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यद्यपि संयुक्त, इसको हम लोग कई बार संक्षिप्त में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कह देते हैं आपके। मैं बताऊंगा इसके बारे में आपके, ये इनका बेसिक अंतर हुआ, मैं आपको बताऊंगा इनकी स्थापना कब हुई है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पर बने रहेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, बूझो तो जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्नों का जखीरा है आपके लिए, उस जखीरे से मैं ऐसे नए नए प्रश्न लेकर आ रहा हूं, वो आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम में वहां से प्रश्नों का आना तय है। और मैंने उसका टाइटल रखा है बूझो तो जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको 20 सेकंड मिलेंगे प्रश्नों बताने के लिए, और ये मैं कल 2 अक्टूबर से सीरीज को चालू कर रहा हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, बहुत आपका शुभ एक दिन है, उस दिन भाई इसकी सीरीज की चालू शुरुआत होगी। क्या नाम है? बूझो तो जानो। इस क्रम में मैं आपको उस सीरीज को चालू करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं यूनेस्को और यूनिसेफ प्रकाश डाल देता हूं आपको यहाँ, और अभी कैलाश सत्यार्थी के बारे में बताऊंगा। यूनेस्को के बारे में बता रहा हूं आपको, इसकी स्थापना यहाँ पर 16 नवंबर 1945 को, ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में इसका स्थापना वर्ष पूछता है। तो मैंने आपको इसका ये वर्ष भी लिखा है 16 नवंबर 1945, डेट लिखी हुई 16 नवंबर, और ये उसका वर्ष है 1945। इस क्रम में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। आप देखते होंगे ये फ्रांस का राजधानी शहर है, कौन सा? पेरिस। और पेरिस को फैशन नगरी भी कहते हैं। और पेरिस में ही एफेल टावर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी एक विरासत स्थल है दुनिया का आपका, ये आपको पता होगी।
इस समय मैं आपको बताऊंगा भारत के यूनेस्को ने कौन कौन से स्थलों को विश्व विरासत साइट में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इसमें मैं पहले भी एक वीडियो आपको दे चुका हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए यहां मैं आपको चूंकि यूनेस्को पढ़ा रहा हूं तो मेरा यहां बताने का फर्ज बनता है कि आखिर भारत के इस समय कितने स्थान है जो यूनेस्को की सूची में आ चुके हैं। तो 40 स्थान एक है आपके और एक मिश्रित स्थान है इस क्रम में आपके। तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा स्थान है वो। ये भारत के 33 स्थान है इस क्रम में। 7 भारत के प्राकृतिक स्थान, यानी 33 तो सांस्कृतिक स्थल है, 33 तो आपके, और 7 प्राकृतिक स्थल है आपके, और एक इस क्रम में मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो आपके माइंड में सहज ही एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये 40 स्थान यहां से और एक स्थान ये हुआ तो मिश्रित स्थान कौन सा। तो आपके लिए बता देता हूं, वो सिक्किम में स्थित है। क्या नाम है उसका? कंचनजंगा, उसका नाम है यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। कहां स्थित है वो सिक्किम में स्थित है आपके। वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मिश्रित विश्व विरासत सूची में शामिल है आपके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज जो प्लेस है या साइट है वो कौन सी रही है। तो आप बताएंगे आगरा फोर्ट भारत का पहला वो स्थान रहा है जिसे विश्व विरासत स्थलों सूची में शामिल किया गया। किस वर्ष 1983 में। और ताजमहल को भी उसी वर्ष शामिल किया गया है जो कि आगरा में, दोनों ही आगरा में स्थित है आपके। इसके अलावा अजंता और एलोरा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कौन से में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित दोनों ही। ये दोनों बड़ी गुफाएं आपके, एक का नाम अजंता और एक का नाम है एलोरा गुफा आपके। बहुत वेरी मोस्ट है। ये भी वर्ष 1983 में यहाँ शामिल हुई है आपके। इसके अलावा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, आपको पता होगी कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के बड़े मंदिरों में से एक है आपके, हिंदू आस्था का प्रतीक है। और आप जानते होंगे वर्ष 1984 में से भी वर्ल्ड हेरिटेज आपके साइट में शामिल किया गया। ये वो स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और आप जानते हो ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में, कहां पर? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा के ये पुरी में स्थित है और बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है, तो आप बताएंगे ये पुरी में स्थित है। और पुरी कहां पर है? उड़ीसा में। आप जानते होंगे अभी हाल ही में ये रमप्पा मंदिर ये 39वीं साइट रही है हमारी, और धौलावीरा है जो वो 40वीं साइट रही है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि गुजरात से मिला है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रामप्पा आपके कहां से? तेलंगाना से मिला आपके, यहां से तेलंगाना से। आप पता होगी आप लोगों को, यहां से इसको याद कर लेंगे। मैंने पीछे बता दिया आपको। ये 39वीं साइट है जो शामिल हुई है भारत की यूनेस्को द्वारा, और ये 40वीं साइट है कौन सी? धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। बड़ा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपके लिए बताऊंगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है आपके, क्योंकि मैंने अभी आपको यूनेस्को और यूनिसेफ में अंतर बताया और मैं बता रहा हूं यूनिसेफ की स्थापना कब हो रही है। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। बड़ी महत्वपूर्ण, 11 दिसंबर 1946, इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां है? तो वो न्यूयॉर्क में। आप बता देंगे इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, यानी कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आप बताएंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो उसका मुख्यालय पेरिस में है। और जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में आपके। इस तरह में आप बताएंगे आपको इस संस्था का महत्व इस बात से समझ जाएंगे आप लोग कि इस संस्था को वर्ष 1965 में यहां पर नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसने शांति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रभावशाली कार्य किया। क्या के लिए? बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए। इसलिए संस्था को वर्ष 1965 में नोबेल से सम्मानित किया गया। और इसके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है आपके यहां से? तो ये प्रियंका चोपड़ा है जो इसकी वर्तमान में जो हमारी फिल्म अभिनेत्री है भारत की, और प्रियंका चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है जो कि इसके लिए कार्य कर रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसका जो आपूर्ति विभाग है, जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो कोपनहेगन में स्थित है, कोपनहेगन में। और कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी, आपको मालूम होगी यहां से। ये कोपनहेगन बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आप यहाँ मिश्रित कृषि के लिए भी जाना जाता है। कोपनहेगन में दुग्ध, जो आपका दुग्ध से बने उत्पाद है वो बड़े पैमाने पर डेनमार्क के जाना जाता है। इसके लिए दुग्ध से बने उत्पादों के लिए, यानी मिल्क प्रोडक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर डेनमार्क की एक अलग पहचान है। आपको पता होगी इस बारे में। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा आज आपके। वैसे कैलाश सत्यार्थी पर मैं विस्तार से एक दिन और चर्चा करूंगा आपसे एक वीडियो में। मैं बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं इनके लिए, वो बहुत वेरी मोस्ट होगा। फिलहाल बताऊंगा कैलाश सत्यार्थी भारत के एक ऐसे समाज सेवी हैं बड़े पैमाने पर जिन्होंने अपने पूरा जीवन काल बाल कल्याण को समर्पित कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी आपने अपनी महत्ता को स्थापित किया है और भारत में आपने अपने क्रियाकलाप से अंतरराष्ट्रीय मंच पर ही नहीं, भारत में भी इसको प्रतिस्थापित किया, स्थापित किया है। और कैलाश सत्यार्थी यहाँ आपके क्रियाकलाप के चलते आपको यहाँ वर्ष 2014 में यहाँ पर मलाला यूसुफजाई, कौन?
मलाला यूसुफजई, आप जानते हैं पाकिस्तान की एक बेटी है आपके, और ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, भारत की बेटी कहिए, पाकिस्तान की बेटी कहिए, बल्कि दुनिया की बेटी कहेंगे इनको। और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल मिला, और सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में नोबेल लेने वाली आप दुनिया की अभी तक की पहली महिला हैं। आपके 17 वर्ष या इससे कम पर किसी नोबेल, इससे ज्यादा उम्र के लोगों को मिला है, लेकिन सबसे कम उम्र में नोबेल लेने वाली मलाला है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है आपके। आपने शिक्षा के लिए गोली भी खाई है आपके कट्टरपंथी द्वारा। आपके साथ में वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी मलाला को एक साथ वर्ष 2014 में ये नोबेल का शांति अवार्ड मिला, इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में जो कैलाश सत्यार्थी आपको टिकाऊ विकास का पैरोकार, अर्थात आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत बड़े पैरोकार हैं, पैरवी करने वाले हैं, समर्थक हैं काई के टिकाऊ विकास के। टिकाऊ विकास एक ऐसा विकास है, इसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास कहते हैं, टिकाऊ विकास कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सतत विकास में। मैं एक वीडियो स्पेशल लेकर आ रहा हूं आपके लिए जो बहुत एग्जाम होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो हमारी इस पीढ़ी को भी लाभ पहुंचा रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका सदुपयोग कर सके। इनको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो नदी है, चाहे वो झील है, चाहे वो पर्वत है, चाहे पठार है, चाहे पर्यावरण है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे पानी है, चाहे बिजली, कुछ भी हो, ये सारे के सारे सतत विकास के अंतर्गत आने वाले संसाधन हैं। इनका उपयोग इस पीढ़ी के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। इस पर बताऊंगा मैं आपको। अभी अभी यूएनओ ने आपको एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उसके लिए शामिल किया है। आप भी उन हस्तियों में शामिल हो गए जो सतत विकास के लिए कार्य करेंगे। तो आप पैरोकार हैं, आप इसके बहुत बड़े समर्थक हैं काय के टिकाऊ विकास के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और हर एक बच्चा आपकी लाइफ में मायने रखता है आपके। आप चाहते हैं हर बच्चा सुखी रहे, हर बच्चे का कल्याण हो, हर बच्चे का भला हो। आपने इसीलिए बचपन बचाओ आंदोलन नाम से एक बड़ी मुहिम चलाई आपके वर्ष 1980 में। इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पर ये सब विद्यार्थी मैं कहूंगा, सारे मेरे प्रिय विद्यार्थियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए ये दोनों ही तथ्य आपके लिए बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। क्योंकि आपको ये नंबर देकर जाएंगे, पेपर में आएगा बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, तो आप बताएं कैलाश सत्यार्थी जी ने शुरू किया है। और किस वर्ष शुरू किया, तो आप बताएं वर्ष 1980 में शुरू किया है। और कैलाश सत्यार्थी जी को किस वर्ष नोबेल अवार्ड मिला है, तो आप बताएंगे 2014 में मिला है, मैं लिखा है यहाँ पर। और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो आप बताएंगे शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। जो पाकिस्तान की एक बेटी है, बल्कि दुनिया की बेटी बन गई अब तो वो, और उन्हें उनके साथ में आपको संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहनीय कार्य के लिए आपको नोबेल से सम्मानित किया गया है। बहुत वेरी मोस्ट है। अभी अभी कैलाश सत्यार्थी चर्चाओं में एक वीडियो में और लेकर आ रहा हूं आपके लिए, उसमें विस्तार चर्चा करूंगा इनके ऊपर आपके, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी क्वेश्चन आना बहुत लाजमी हो गया है। तो आपको बताओगे अभी हमारे यहाँ पर भारत के दिग्गज और MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के नायक रहे, हरित क्रांति बता रहे हैं, वो हमारे बीच में अब नहीं है, वो अलविदा कह गए हैं आपके। तो यहाँ से MS स्वामीनाथन से क्वेश्चन बनना तय है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं MS स्वामीनाथन में स्पेशल एक आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और वहां से क्वेश्चन का आना तय है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इस वीडियो को आपने नहीं लाइक किया तो लाइक कर लीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को। ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं नई नई सूचना आपको देता रहूंगा। और आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक प्रणाम, नमस्कार।